नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लास पर। और शुरुआत करते हैं हम भूगोल विषय की। और भूगोल में ज्योग्राफी में शुरुआत करेंगे। पहला चैप्टर पढ़ेंगे वायुमंडल। और वायुमंडल में है क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं वायुमंडल के बारे में। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण पाया जाएगा। चारों ओर गैसें फैली हुई हैं, इन्हीं गैसों को हम क्या बोलेंगे, वायुमंडल बोलेंगे। और वायुमंडल का 99.9% जो भाग है उसमें गैस है। तो हम इन्हीं गैसों को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पहली गैस हम पढ़ेंगे वायुमंडल की नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएगी और आयतन के हिसाब से ये गैस 78.1% पाई जाएगी, यानी ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। अच्छा, कहां तक पाई जाएगी वायुमंडल में? तो ये 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाएगी। 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाएगी। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रोजन गैस होगी ये आग को नियंत्रित करती है। आग को नियंत्रित करती है, यानी जब भी कहीं आग लगेगी तो उसे आसानी से फैलने नहीं देगी, आग को कंट्रोल करेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि जो हमें वायुदाब का अनुभव होगा, वायुदाब का अनुभव कराएगी, वायुदाब का अनुभव कराती है कौन सी गैस? नाइट्रोजन। तो यह हमें कुछ बात नाइट्रोजन गैस की जाननी है। इसके बाद जो हमारी दूसरी गैस होगी वो होगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो ये जो ऑक्सीजन गैस होगी ये वायुमंडल में पाई जाने वाली दूसरी सबसे अधिक मात्रा वाली गैस है। कितनी पाई जाएगी हमारे वायुमंडल में ये? तो ये पाई जाएगी 20.9%, यानी लगभग 21%। इसके बाद हम ध्यान देंगे कि ये हमारे श्वसन में भाग लेती है। ऑक्सीजन गैस श्वसन में भाग लेती है, और श्वसन में भाग लेती है इसी कारण से हम इसे बोलेंगे जीवन रक्षक गैस। जीवन रक्षक गैस बोलेंगे, जीवन रक्षक गैस बोलेंगे। ये आग जलाने में सहायक होगी, आग जलाने में सहायक गैस है, सहायक गैस है। अब देखो, आग वहीं पे जला सके हम जहां पे ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग नहीं लगेगी। कितनी ऊंचाई तक ये पाई जा सकती है? तो ये लगभग 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाएगी। 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाएगी। अच्छा, ये बात हम ऑक्सीजन की ध्यान रखेंगे। तीसरी जो गैस होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे तो ये वायुमंडल में कितनी पाई जाएगी? तो इसका आयतन की दृष्टि से 0.03% पाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कि ये सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस है। क्या श्वसन में भाग लेगी? नहीं। तो फिर किस में भाग लेगी? ये भाग लेगी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेगी, यानी जब पौधा भोजन बनाएंगे उस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। और उसमें इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की हमें जरूरत पड़ेगी। तीसरी बात, ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। अब देखो, ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो इसके लिए 1 मिनट आप समझेंगे अलग से। कि मान लो ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर चारों ओर पृथ्वी के पास में भारी गैसें पाई जाएंगी। और ये जो भारी गैस होंगी इनमें कौन कौन सी होंगी? एक तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होगी, दूसरी हमारी जलवाष्प होगी, जलवाष्प के बाद मीथेन होगी, CH4 मीथेन,
इसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये चारों भारी गैस हैं और भारी हैं तो ये पृथ्वी के नजदीक रहेंगे, पृथ्वी की सतह के पास रहेंगे। अब क्या होगा कि जो सनलाइट आएगी, सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य है, सूर्य की किरण आएंगी, यहाँ पे किरण आएंगी तो पृथ्वी का जो ताप है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि होगी, पृथ्वी गर्म होगी। अब देखो पृथ्वी गर्म होगी जब सूर्य निकल रहा होगा, अब सूर्य जब छुपेगा तो पृथ्वी गर्म है, सूर्य की अनुपस्थिति में पृथ्वी अपने जो टेम्परेचर उसने बढ़ा लिया है उस टेम्परेचर को कम करेगी, यानी ऊष्मा बाहर निकालेगी। और जब पृथ्वी ऊष्मा को बाहर निकालेगी तो फिर क्या होगा, ऊष्मा, कुछ ऊष्मा तो बाहर निकल जाएगी लेकिन कुछ एनर्जी इन भारी गैसों की वजह से बाहर न जाकर पृथ्वी की तरफ ही अंदर की तरफ आ जाएगी, यानी कुछ ऊष्मा बाहर चली जाएगी, कुछ हीट बाहर जाएगी और कुछ यहीं की यहीं टकराकर यहीं रह आएगी। इसकी वजह से संपूर्ण पृथ्वी के टेम्परेचर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जब संपूर्ण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगी, इसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्विक तापमान यानी संपूर्ण पृथ्वी का ताप बढ़ना, यही कहलाएगा ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो जो सूर्य की किरण पृथ्वी पे आई इन्हें हम बोलेंगे सौर विकिरण। क्या बोलेंगे, सौर विकिरण। तो ये हमारी जो चारों गैसें हैं ये सौर विकिरण तो होने देती हैं, लेकिन पृथ्वी जो ऊष्मा बाहर रिलीज कर रही है उसे अच्छी तरह से नहीं होने देती। अच्छा, पृथ्वी जो ऊष्मा बाहर निकालेगी उस प्रक्रिया हम बोलेंगे पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण। तो अब मैं एक लाइन में ये बात बोल रहा हूं कि जो ये भारी गैसें हैं ये सौर विकिरण तो होने देंगी लेकिन पार्थिव विकिरण अच्छी तरह से नहीं होने देंगी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ, ये इन चारों भारी गैसों की वजह से हुआ। इन्हीं चारों गैसों को हम बोलेंगे ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस। तो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले CO2, CO2 नहीं है तो जलवाष्प CH4 और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये चारों की चारों हमारी भारी गैस है और ग्रीन हाउस गैस है। तो ये क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछा जाता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। आर्गन, आर्गन, आर्गन। एक ही बात ध्यान रखनी है, ये एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय या इसी को आप बोल देंगे अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। तो इसकी यही बात याद रखेंगे, ये कैसी गैस है, अक्रिय गैस है। तो पूछेगा वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो आप बोलोगे आर्गन है। चलो जी, जो हमारी जलवाष्प होगी, वाटर वेपर, जलवाष्प। जलवाष्प का रोल क्या है, सबसे पहले तो हम याद रखेंगे कि जो जलवाष्प वायुमंडल में पाई जाएगी वो कितनी पाई जाएगी, तो लगभग 4% वायुमंडल में जलवाष्प होती है। कहां सबसे ज्यादा होगी, तो देखेंगे कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा होगी उसे आप बोलोगे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या इसी को हम बोलेंगे विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर जो रेखा होगी इसे हम बोलेंगे कर्क रेखा। इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर एक रेखा होगी उसे हम बोलेंगे मकर रेखा। मकर रेखा। तो यानी यहां पर पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, कहां पर, मकर रेखा से और कर्क रेखा के बीच में। इस बात को मैं दो बातों में बोलूंगा, या तो भूमध्य रेखा के आसपास या कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पृथ्वी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। तो जहां पे ताप सबसे ज्यादा होगा वहीं पे जलवाष्प की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। तो आपसे पूछेगा पृथ्वी पे जलवाष्प सर्वाधिक कहां पाई जाएगी, तो आप बोलोगे भूमध्य रेखा के आसपास या बोलोगे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। अच्छा, ये जलवाष्प कम कहां पाई जाएगी, तो ये होगा हमारा उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और ये होगा हमारा साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव।
तो जब सूर्य की किरण यहाँ पे पड़ेंगे तिरछी, तो यहाँ टेम्परेचर होगा कम, और जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहां जलवाष्प भी कैसी होगी, कम। तो कम जलवाष्प कहाँ पाई जाएगी, ध्रुवों पे। ध्रुवों पे जलवाष्प होगी हमारी कम, और भूमध्य रेखा पर होगी सबसे ज्यादा। कि मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है, ये जल है, यहाँ कोई समुद्र है ऐसा मानना है, और यहाँ पर ये स्थल है। अब क्या होगा, सूर्य की जब किरण यहाँ पे पड़ेंगी, यानी सूर्य है कि किरण जब पड़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने पर यहाँ पे जो हवाएं हैं वो गर्म होंगी। हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठना संवहन कहलाता है, यानी हवा जब गर्म होंगी तो ये ऊपर की तरफ उठेंगी, और इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे संवहन। तो जब हवा गर्म होंगी तो ये अपने साथ जलवाष्प लेकर ऊपर उठेंगे। क्या लेकर, जलवाष्प लेकर ऊपर उठेंगे, और पृथ्वी पर जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे, यानी ये जलवाष्प ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर होगा कम, ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटेगा। कितना, तो 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। तो जब ये जलवाष्प ऊपर जाएगी तो ये ठंडी होगी, यानी वाष्प अब किस में बदल जाएगी, तो जल में बदल जाएगी, और वाष्प जल में बदल जाएगी तो बादलों का निर्माण होगा और वर्षा होगी। तो जलवाष्प का दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि जलवाष्प को वर्षा कराने में सहायक है, वर्षा कराने में सहायक है, वर्षा कराने में सहायक है। अब वर्षा भी ज्यादा कहाँ होगी, तो अभी हमने देखा है पृथ्वी पर ये 3 रेखा हमने देखी, ये भूमध्य रेखा थी, ये कर्क रेखा थी, और ये मकर रेखा थी। तो जलवाष्प सबसे ज्यादा कहाँ होगी, ये होगी भूमध्य रेखा के आसपास या कर्क और मकर के बीच में। तो टेम्परेचर यहीं ज्यादा होगा, वहीं जलवाष्प ज्यादा बनेगी, और वर्षा भी कहाँ ज्यादा होगी, तो इसी क्षेत्र में वर्षा सबसे ज्यादा होगी। ध्रुवों पे, ध्रुवों की तरफ वर्षा सबसे कम होगी। तो 2 पॉइंट हम याद रखेंगे कि पृथ्वी पर जलवाष्प पाई जाएगी 4% वायुमंडल में, और ये वर्षा कराने में सहायक होगी। सर्वाधिक जो हमें जलवाष्प मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, भूमध्य रेखा पर। अच्छा, ध्रुवों पर जलवाष्प कहाँ मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आगे चलेंगे तो हमारी गैस आएगी ओजोन, ओजोन गैस, ओजोन गैस, O3, ओजोन। ओजोन गैस सूर्य की जो किरणें हैं उनमें एक भाग होता है सूर्य के प्रकाश में, पराबैंगनी किरण। तो ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो पहला पॉइंट रखेंगे, यह पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है। पराबैंगनी किरण बहुत हानिकारक होंगी, और अगर ये पूरी पृथ्वी पर आएंगे तो हमारे लिए त्वचा कैंसर का खतरा हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद में याद रखेंगे कि जो ओजोन गैस है इसकी एक लेयर पाई जाती है, और लेयर पाई जाएगी कौन से मंडल में, तो अभी हम वायुमंडल की परत पढ़ेंगे, उनमें होगी एक समताप मंडल। तो ये समताप मंडल में पाई जाएगी, समताप मंडल में पाई जाएगी ओजोन लेयर। तीसरा, ओजोन परत की जो मोटाई नापेंगे, ओजोन परत की जो मोटाई नापेंगे वो किससे नापेंगे, तो हम डॉप्सन इकाई से नापेंगे, डॉप्सन इकाई से। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, तो ध्यान देंगे ओजोन को नष्ट करने वाली गैस होगी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये गैस कहां से आ रही है, तो ये हमारे घरों में जो फ्रिज हैं, फ्रिज, AC हैं, या जो जेट विमान है, जेट विमान, उनसे निकलेगी। तो ये तीनों चीज CFC गैस रिलीज करेंगी, AC, फ्रिज और जेट विमान, और ये CFC गैस ओजोन परत को नष्ट करेगी। तो ये 4 बातें हमें याद रखनी है भाई, किसकी, ओजोन की। अब हम पढ़ेंगे धूल कण, धूल कण।
तो हमारे वायुमंडल में धूलकण भी पाए जाएंगे, और जो धूलकण होंगे, देखो जो हवा चलेंगी तो धूल के कण हवाओं के साथ ही वायुमंडल में मिल जाते हैं, हवाओं में मिल जाएंगे। अब मान के चलो ये हमारा पृथ्वी के आसपास वायु है, यहाँ पे धूलकण भी विद्यमान है। अब क्या होगा कि ये जो सनलाइट है, ये धूलकण है, ऐसे मान के चल रहे हैं हम, यहाँ सूर्य की किरण आएगी, और जब सूर्य की किरण आएगी तो किसी धूलकण से टकराकर सूर्य का जो प्रकाश है, यानी श्वेत प्रकाश में 7 रंग होंगे, वो 7 रंग अलग अलग टूट जाएंगे। इन 7 रंगों में जो नीला रंग होगा उसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा, नीले रंग का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा, विकिरण प्रकीर्णन। तो सूर्य के प्रकाश में जो नीला रंग है उसका प्रकीर्णन होता है सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से हमें आकाश का रंग कैसा लगेगा, नीला। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला धूलकण की वजह से, धूलकण के कारण दिखाई देगा। आकाश का रंग नीला किसकी वजह से दिखाई देगा, धूलकणों की वजह से दिखाई देगा। दूसरा काम क्या होगा इसका कि जो धूलकण हैं ये आर्द्रता ग्राही की तरह काम करेंगे, यानी ये धूलकण है, अच्छा जी, ये अपने आसपास जो नमी होगी, जो पानी की थोड़ी बहुत मात्रा होगी, इसे अवशोषित कर लेंगे। अब क्या होगा कि मान लो अगर सूर्य की किरण आ रही है तो ये एक्स्ट्रा जो किरण है, कुछ किरण तो नीचे आएंगी जो हमारे लिए जरूरी है, अब कुछ किरणों ये धूलकण से टकराएंगे और ये वापस भेज देगा। अब क्या हो, पृथ्वी अपनी तरफ से जो टेम्परेचर रिलीज करेगी, ऊष्मा रिलीज करेगी, वो कुछ तो बाहर चली जाएगी और कुछ ऊष्मा, कुछ एनर्जी इनसे टकराएगी धूलकणों से और वापस पृथ्वी की तरफ मुड़ जाएगी। तो इन्हें क्या किया कि बाहर से जो एक्स्ट्रा ऊष्मा आई वो पृथ्वी तक आने नहीं दी, और जो पृथ्वी की ऊष्मा थी वो बाहर की तरफ निकली, वो बाहर निकल नहीं दी। तो पृथ्वी के टेम्परेचर को, तापमान को ये नियंत्रित करने में सहायक होंगे। ठीक है, तो ये जो धूलकण हैं ये पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में सहायक हैं, बनाए रखने में सहायक हैं। इसी कारण से हम धूलकणों को पृथ्वी का कंबल बोलेंगे, पृथ्वी का कंबल बोलेंगे। चलो, अब इसके बाद में हमें 2 बात ध्यान रखनी है कि ये तो हमारी हुई गैस है, गैसों के बाद हम पढ़ेंगे वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परत, वायुमंडल की लेयर या परत। सबसे पहले ये मान के चलो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये हमारी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और अगर मैं यहाँ से देखूं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से, तो यहाँ से होगा ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ये जो यहाँ तक वायु पाई जाएगी, ये जो क्षेत्र होगा, इसे हम बोलेंगे वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत, जिसका नाम होगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, क्षोभ मंडल में वायुमंडल की सबसे निचली परत है, निचली परत है, निचली परत है। नेक्स्ट, इसे निचली परत है, इसे अधोमंडल बोलेंगे, अधोमंडल। नेक्स्ट नाम क्या है यहाँ कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से हवा ऊपर उठेंगी, और हवाओं का ऊपर उठना ही हम क्या बोलेंगे, संवहन। तो यहाँ पे संवहन होता है, इसलिए इसे संवहन मंडल भी बोलेंगे, संवहन मंडल भी बोलेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई अगर मैं बात करूं ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई होगी 8 किलोमीटर, और अगर हम बात करेंगे भूमध्य रेखा पर तो इसकी ऊंचाई होगी 18 किलोमीटर। जब ये गैस जो वायु है गर्म होकर ऊपर जाएंगी तो अपने साथ जलवाष्प भी लेकर जाएंगी, और जलवाष्प जब ऊपर जाएगी तो उसका टेम्परेचर होगा कम। हमने अभी पढ़ा है
165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। तो जब ये गैस से गर्म होंगी, ऊपर जाएंगे, जलवाष्प अपने साथ लेकर जाएंगे, तो ये टेम्परेचर होगा यहाँ पे कम, तो जो जलवाष्प है वो फिर से किस में बदलेगी, पानी में, और पानी में बदलेगी तो बादलों का निर्माण होगा। यानी गैस का जल में बदलना संघनन कहलाता है। क्या कहलाएगा, संघनन। तो संघनन होगा, संघनन की क्रिया से बादलों का निर्माण होगा, और बादल होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वर्षा होगी। दूसरी बात, जब बादल आपस में टकराएंगे तो यहाँ पे बिजली कड़केगी। जब यहाँ से हवा ऊपर उठेंगी तो इस वाले क्षेत्र से जो हवा चली जाएंगी तो यहाँ पर जगह खाली होगी। इस जगह को भरने के लिए आसपास की हवा तेजी से इधर की ओर आएंगे, चारों ओर से, तो यहाँ आंधी तूफान ये भी चीज आएंगे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सभी मौसमी घटना इसी मंडल में होंगी। सभी मौसमी घटना यहां संपन्न होंगी, जैसे आंधी आना, वर्षा होना, बिजली कड़कना, तो ये सभी घटना कहाँ होंगे, हमारे क्षोभ मंडल में होंगी। इसके बाद आएगी हमारी समताप मंडल। समताप मंडल, तो वायुमंडल की जो दूसरी परत होगी वो होगी समताप मंडल। तो हमने देख लिया भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ये था हमारा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। इसके बाद ये जो परत होगी ये होगी समताप मंडल। समताप मंडल, समताप का मतलब ताप यहाँ पे समान होगा। अच्छा, जो क्षोभ मंडल की ऊपरी परत है इसे क्षोभ सीमा कहा जाएगा, क्षोभ सीमा। इसी के बिल्कुल जस्ट ऊपर यहाँ पर ओजोन की लेयर पाई जाएगी। तो आपसे बार बार पूछेगा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि यहाँ पर ओजोन परत यहीं पर पाई जाएगी, ओजोन परत, ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 18 किलोमीटर से और 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई में होगा। तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में होगी। यहाँ पे ताप एक समान होगा, कोई भी मौसमी घटना घटित नहीं होगी। तो यहाँ पर वायुयान उड़ाने की आदर्श स्थिति पाई जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, वायुयान उड़ाने की आदर्श स्थिति। वायुयान उड़ाने के लिए यहाँ पे आदर्श स्थिति पाई जाएगी। तीसरी जो हमारी परत होगी वायुमंडल की उसे हम बोलेंगे मध्य मंडल। मध्य मंडल, इस मध्य मंडल कौन सी होगी, तो ये हमारा मध्य मंडल है। ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होगा, यानी 50 से 80 तक। तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो 50 से 80 किलोमीटर की बीच में होगी। ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होगी, ठंडी परत। यहाँ पे टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ये जो मध्यमंडल है, मध्यमंडल, यहीं तक टेम्परेचर कम होगा। यहां से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर में वृद्धि होने लगेगी। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे, इसकी ऊंचाई ये है और ये सबसे ठंडी परत है वायुमंडल की, ठंडी परत है। इसके बाद जो हमारी चौथी परत होगी उसका नाम होगा आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल, इसकी ऊंचाई होगी लगभग 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक। यानी इससे ऊपर ये जो पार्ट होगा इसे आप बोलोगे आयन मंडल। आयन मंडल ये होगा 640 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास। आयन मंडल में हम एक पॉइंट याद रखेंगे कि यहाँ पे संचार उपग्रह, संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाएंगे। संचार उपग्रह कौन से मंडल में, आयन मंडल में। यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे वो अपने उसमें टूटते रहेंगे। तो ये चौथा था पार्ट हमारा। अब हम पांचवा पार्ट देखेंगे, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल इसके दो पॉइंट याद रखेंगे कि जो आयन मंडल से ऊपरी हिस्सा है इसे आप बोलोगे बहिर्मंडल।
और इसकी ऊंचाई होगी 640 किलोमीटर से ऊपर। आगे इसकी कोई ज्यादा लिमिट है नहीं। तो ये पहला पॉइंट इसमें याद रखेंगे, सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल की, सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल की, सबसे ऊपरी परत है, सबसे गर्म परत है, गर्म परत है। इसके बाद नेक्स्ट याद रखेंगे, यहां पर कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाएंगी। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाएंगी, जो कि हल्की गैस है। हल्की गैस कहां पाई जाएंगी? ऊपर की ओर ही पाई जाएंगी। तो ये हमारी वायुमंडल की परतें हुई। इसके बाद कुछ पॉइंट हम और ध्यान देंगे। वायुमंडलीय दाब का मात्रक, यानी जब हम वायुमंडल नापेंगे, वायुमंडल के दाब को नापेंगे तो किससे नापेंगे? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब नापेंगे बैरोमीटर से। बैरोमीटर में जो सूचक होता है, सूचक वो होता है भाई पारा, इसे बोलेंगे मरकरी। संकेत होता है इसका Hg। नेक्स्ट, वायुमंडल की आर्द्रता मापी यंत्र, यानी वायुमंडल में जो नमी है उस नमी को मापने वाला यंत्र क्या है? ह्यूमिडिटी को नापने वाला, तो उसे हम बोलेंगे हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। चलो, तो ये दोनों हमें यंत्र याद रखने हैं। अब इसके बाद कुछ मौसमी घटनाएं हैं जो हमें बैरोमीटर से पता चलेंगी, उनके बारे में जानेंगे। अच्छा, अगर बैरोमीटर का जो पारा है, बैरोमीटर का पारा केवल नीचे की ओर है, केवल नीचे की ओर है, तो ये किस बात का सूचक होगा? ये आंधी तूफान का सूचक है, तूफान या आंधी का सूचक है। अगर बैरोमीटर का पारा पहले नीचे आए और फिर ऊपर की ओर आए, यानी जो बैरोमीटर का पारा है पहले नीचे गिरे फिर ऊपर जाए, तो ये किसका सूचक है? ये वर्षा का सूचक है, वर्षा का सूचक है। इसके बाद हम ध्यान देंगे कि अगर पारा केवल ऊपर को जाए, वायुमंडल, ये जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर का जो पारा है वो केवल ऊपर को ही जाए, तो ये किसका सूचक होगा? ये सूचक होगा साफ मौसम का, साफ मौसम का। तो ये हमारे आज का टॉपिक रहा वायुमंडल। तो भाई वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करें और एक दो जगह आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज इसी तरह से देंगे और ज़्यादा लंबी वीडियो हम खींचने वाले हैं नहीं, बहुत छोटा बहुत थोड़े समय में और ज़्यादा मैटर देने का प्रयास करेंगे। काम काम की बातें मैंने शामिल करी हैं सभी। ठीक है, तो इसी तरह से साथ बनाए रखेंगे।